हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखे होंगे कि कल यानी कि पिछले क्लास में हम लोग सेट नंबर 3 वो कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, यानी कि सेक्शन ए और बी को कंप्लीट करेंगे। सेक्शन सी को तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में हम लोग केवल ए और बी को ही देखते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, जो सेट नंबर 4 है, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा ही, हम फोन से अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है स्टूडेंट सेक्शन ए में, आपको क्या दिया है कि डिफरेंशिएशन मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3 बाई एक्स का पावर 4, और बोला कि f2 का वैल्यू यदि 0 दे दिया तो आप fx बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स, और एनसीईआरटी से लिया हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, जब हम आप लोग को इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बता रहे थे तो उस वक्त ये क्वेश्चन हम आप लोग को समझाए थे ऑब्जेक्टिव में भी। खैर चलिए, आप लोग को हो सकता है याद नहीं होगा, इसलिए फिर से एक बार समझाते हैं ना। ठीक है, आप लोग कितना चीज याद रखते हैं तो आपको भी पता है। तो चलिए कोई बात नहीं स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन देखिए जो दिया हुआ वो क्या लिखा है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड यानी कि स्टूडेंट दोनों तरफ हम लोग जब इंटीग्रेशन कर देंगे तब देखिए क्या होगा। अब जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन डी बाय डी एक्स ऑफ एफ एक्स, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट डी एक्स, क्योंकि डी एक्स के रिस्पेक्ट में लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 3 बाय एक्स टू द पावर 4, और यहां पे भी dx होगा। अब देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ है तो कैंसिल होकर के सिर्फ आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, fx इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 और इसका इंटीग्रेशन -1 बाय एक्स का क्यूब और प्लस का c होगा या नहीं। देखिए स्टूडेंट्स, f2 इक्वल टू आपको 0 दे दिया, यहाँ पे लिखिए चूंकि f2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां पे भी आप 2 रखिए, क्योंकि यहां पे यदि आप x की जगह 2 रखिए इधर भी 2 रखाएगा, तो यहां पे आप जैसे ही 2 रखते हैं स्टूडेंट तो 2 का पावर 4 -1 बाय 2 का पावर 3 प्लस का c इक्वल टू 0 होगा। अब सोच के देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 16 -1 बाय 8 प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसमें जैसे ही इसको स्टूडेंट प्लस माइनस करते हैं एलसीएम वगैरह लेके, तो यहां से देखिए आपके पास जो c का वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 127 बाय 2। ठीक है, अच्छा 27 बाय 8 होगा क्योंकि नीचे 8 है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपके पास c का वैल्यू। ठीक, इसी c का वैल्यू को स्टूडेंट्स हम लोग यहां पे रख देंगे तो हम लोग का fx निकल जाएगा। यहां पे आप इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कर सकते हैं, लिखिए फ्रॉम 1। अब स्टूडेंट देखिए इक्वेशन नंबर 1 में आपको ये चीज लिखा हुआ है ना, तो इसको लिखिए fx इक्वल टू x टू द पावर 4 -1 बाय एक्स का पावर 3 और प्लस का c के जगह पे ये वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट। तो आपको यही तो बोला था कि आप fx का वैल्यू बताइए, x टू द पावर 4 -1 बाय एक्स का पावर 3 और -1 बाय 27, अच्छा 127 बाय 8, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इतना सिंपल सा इसका सॉल्यूशन था स्टूडेंट। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है ना, वो आपको बोला है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया और बोला आप इसका ऑर्डर और डिग्री बताइए। और काफी सिंपल है स्टूडेंट्स, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताना। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो देख सकते हैं स्टूडेंट, फर्स्ट लेक्चर में इस चीज को बताएं। ठीक है, तो देखिए जो इसमें दिया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 वो क्या लिखा है, तो d का पावर, अच्छा d4y बाय dx4। ठीक है, ये ना दिया है d4y बाय dx4। बताइए स्टूडेंट, इसका ऑर्डर तो 4 होगा, ऑर्डर इसका क्या होगा 4 होगा, लेकिन डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइन, डिग्री नॉट डिफाइन। और इसका डिग्री नॉट डिफाइन क्यों होगा ये तो आप भी जानते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम बोले थे कोई भी एंगल हो, उसका मतलब कोई भी जैसे कि ट्रिगोनोमेट्रिक आपका फंक्शन हो और यदि उसका एंगल के जगह पे आपको कोई डेरिवेटिव दे दिया हो तो वहां पे हम लोग डिग्री उसका नॉट डिफाइन लिखते हैं, और भी इसको हम डिटेल में समझाए थे, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, और वैसे आप लोग सब इसका सोल्यूशन तो जानते हो, इतना ईजी सा सोल्यूशन है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, इसी में क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट्स आपको एक वेक्टर दे दिया है। ठीक है, और बोला स्टूडेंट्स इस वेक्टर का हमको यूनिट वेक्टर बताइए। और यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर के तो काफी इजी, क्या करते हैं सबसे पहले हम लोग उस वेक्टर को उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, वही इसका यूनिट वेक्टर कहलाता है। ठीक है, रे कोई आला चौकी जाके देखें, कोई आला चौकी जाके देखें स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर तो काफी इजी है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 में जो वेक्टर दिया सबसे पहले हम लोग उसको ए वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, लिखिए लेट ए वेक्टर इक्वल टू, ठीक है, ए वेक्टर क्या दिया हुआ स्टूडेंट, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, आई कैप प्लस जे कैप
प्लस 2k कैप, ठीक है। हमको इस ए वेक्टर का क्या लिखना है स्टूडेंट, यूनिट वेक्टर। और जिस भी वेक्टर का स्टूडेंट यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको क्या चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, उस वेक्टर को कैप लगा करके, यानी कि स्टूडेंट हम लोग को यहाँ पे ए कैप चाहिए, तो ए कैप इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वेक्टर बाय मोड ए वेक्टर होगा यानी। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए वेक्टर कौन है, ए वेक्टर हम लोगों के पास ये है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। और स्टूडेंट इसका मोड निकालना है, यानी कि रूटेंडर आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस आई कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस के, अच्छा जे कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 था, 1 का स्क्वायर स्टूडेंट 1 होता है ना, और के कैप का कोफिशिएंट क्या है 2, और 2 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट 4 होता है। आप सबको ऐड कीजिए तो फाइनली देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ए कैप आ गया, क्या आया, तो आई कैप बाय √6 प्लस जे कैप बाय √6 प्लस 2 बाय √6 और के कैप। ये हो गया स्टूडेंट्स इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो इतना सिंपल था स्टूडेंट्स किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना। चलिए अब हम लोग और भी आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, ठीक है, काफी इजी है स्टूडेंट्स, आपको एकदम दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको दो पॉइंट से एक कोई वेक्टर जुड़ रहा है, आप इसका मिड पॉइंट का वेक्टर बताइए, पोजीशन वेक्टर बताइए क्या होगा, ठीक है। तो काफी इजी है स्टूडेंट्स ये भी। पोजीशन वेक्टर में क्या होता है फॉर्मूला बताइए। आपको मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई एक पॉइंट दे दिया, ठीक है, दो पॉइंट, एक यहाँ पे ए पॉइंट दे दिया, यहाँ पे बी पॉइंट दे दिया, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया, पोजीशन वेक्टर निकालना है। लेकिन मिड पॉइंट में बोला, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग को क्या निकालना, पोजीशन वेक्टर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और आई कैप प्लस y1 प्लस y2/2 और जे कैप प्लस z1 प्लस z2/2 और के कैप हो जाएगा, होगा या नहीं। ये तो फॉर्मूला था, एनसीईआरटी में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा आपको सॉल्व भी कराए थे जब वेक्टर पढ़ा रहे थे, भूल गए क्या, इसका याद में भूल जाते हैं। चलिए अच्छा कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। जो जो पॉइंट दिया वो सब पॉइंट को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पॉइंट पी भी दिया हुआ और पॉइंट क्यू भी दिया है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट लिखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में गिवन दैट करके, काफी सिंपल इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट। यदि आपको दिक्कत हो ना तो आप एकदम शर्माइएगा नहीं, बेझिझक अपना भाई समझ के हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, क्योंकि यही ना पी क्यू है आपके पास स्टूडेंट पॉइंट, तो लिखिए ऑफ पी क्यू, ये चीज लिखिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, तो x1 प्लस x2/2 आई कैप, तो यहां पे लिखिए, इधर ऊपर कर देते हैं, ठीक है, x1 प्लस x2/2 आई कैप प्लस y1 प्लस y2/2 जे कैप प्लस z1 प्लस z2, यही ना होता है स्टूडेंट, z1 प्लस z2/2 और के कैप। चलिए अब सबका वैल्यू रखिए ना, देखिए x1 ये है 2 प्लस 4 6/2 करेंगे स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 3, यानी कि स्टूडेंट 3 आई कैप प्लस का आप इसको और इसको ऐड कीजिए स्टूडेंट 4/2, तो मिलकर के 2 जे कैप हो जाएगा, तो लिख दिया यहाँ पे 2 जे कैप। फिर इसको और इसको ऐड कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा 2 और 2/2 मिलकर के 1, यानी कि स्टूडेंट प्लस का के कैप। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो इतना इजी सॉल्यूशन था स्टूडेंट्स, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, वो आपको क्या लिखा, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द फ्लोइंग लाइंस, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स आपको एक लाइन का इक्वेशन देती है, एक कार्टेशियन इक्वेशन दिया स्टूडेंट्स, और इसमें इसका डायरेक्शन रेशियो, आपको डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना। और स्टूडेंट डायरेक्शन रेशियो तो काफी इजी, देखिए कोई भी स्टूडेंट्स जो लाइन होता है वो किस फॉर्म में बताइए, कार्टेशियन इक्वेशन में। तो कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट्स, x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। तो a b c तो उस लाइन का क्या कहलाता है बताइए, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहलाता है। और जब स्टूडेंट्स आपके पास डायरेक्शन रेशियो पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस तो काफी इजी होता है इसका निकालना, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस का क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, a/√a² प्लस b² प्लस c², b/√a² प्लस b² प्लस c², c/√a² प्लस b² प्लस c², यही तो आपका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया हो ना उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, तो x माइनस x1/a इक्वल टू y माइनस y1/b इक्वल टू z माइनस z1/c। और ये जो आपका a b c है स्टूडेंट, यही तो आपका क्या कहलाता है, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो तो इस लाइन का हमको पता ही है, लिखिए यहाँ पे डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन क्या है स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो तो 3 है, 4 है, 5 है। एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन। तो देखिए स्टूडेंट इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा,
क्या होता फॉर्मूला, ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो लिखिए ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कीजिएगा स्टूडेंट, तो क्या होगा 9 प्लस 16 हो जाएगा, तो 25 और प्लस 25 रूट 50, और रूट 50 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 रूट 2, तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट 5 रूट 2, ठीक है 5 रूट 2। अब स्टूडेंट फिर क्या हो जाएगा 4 बाय 5 रूट 2, फिर क्या हो जाएगा 5 बाय 5 रूट 2 स्टूडेंट, तो 1 बाय रूट 2। ये हो गया स्टूडेंट आपका डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। इसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या लिखा है, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 2 पॉइंट दे दिया और बोला कि आप हमको बताइए कार्टेशियन इक्वेशन, ये लाइन देखिए 2 पॉइंट दिया, एक लाइन बनेगा ना, तो इस लाइन का हमको कार्टेशियन इक्वेशन बताइए क्या होगा। और कार्टेशियन इक्वेशन का देखिए फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ x माइनस x1 y माइनस y1 बाय ए, सॉरी x माइनस x1 बाय ए y माइनस y1 बाय बी बराबर z माइनस z1 बाय सी, यही ना होता है। और स्टूडेंट्स x1 y1 z1 जो पॉइंट दिया वही पॉइंट होगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पे लिखते हैं जो पॉइंट दिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए 1 2 -1 एंड b 2 1 1, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये 2 पॉइंट दे दिया और बोला कि ये दोनों पॉइंट से आप हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बताइए, लेकिन किस फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है, यानी कि कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है फॉर्मूला आपका, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ये चीज होता है ना, इसको लिख लिए, ठीक है। चलिए आप सबका बस वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो x माइनस x1 कौन है, 1 है, x2 माइनस x1 करेंगे यानी कि 2 माइनस 1 तो 1 ही होगा, y है ना, लिखिए माइनस y1 तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, फिर y2 माइनस y1 करेंगे यानी कि 1 माइनस 2 तो माइनस 1 इक्वल टू z माइनस z1 का वैल्यू क्या -1 है, तो माइनस और माइनस मिलकर के +1 होगा, फिर ये और ये माइनस ऐसे होगा, तो यहाँ पे 2, ये हो गया इसका इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म में। तो इतना इजी था स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है कि फेयर डाई इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स इक्वल टू 1 3 5 है, एफ एक इवेंट्स उसमें 2 और 3 दे दिया, और जो जी इवेंट्स है वो क्या है 2 3 4 5 है, ठीक है। और आपको बोला कि तो हमको फाइंड करके बताइए पी ए इंटरसेक्शन एफ बाई जी। तो काफी इजी है, देखिए जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी होता था तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, जब हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही ना होता था फॉर्मूला। तो कोई दिक्कत नहीं, उसी फॉर्मूला पे यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए जो जो दिया हुआ उसको लिखिए सॉल्यूशन में, गिवन दैट करके, गिवन दैट ई इवेंट्स एफ इवेंट्स और जी इवेंट्स हम लोग को दिया हुआ स्टूडेंट। तो ई इवेंट्स को लिख लीजिए, ई क्या दिया है 1 3 और 5, जो एफ दिया है ये क्या दिया स्टूडेंट, तो एफ हम लोग को दे दिया है 2 और 3, एंड जी भी दे दिया है, जी इवेंट्स क्या दिया है, तो जी इवेंट्स हम लोग को दिया हुआ है 2 3 4 और 5, ठीक है। और हम लोग को फाइंड क्या करना है स्टूडेंट, तो फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यही ना इंटरसेक्शन एफ बाय जी, ये चीज क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो आप सोच के देखिए स्टूडेंट, जब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हो, इसको ए बोलिए इसको बाय बी बोलिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसका इंटरसेक्शन इतना करेंगे, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी होगा, और इसका मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन में इसमें जो कॉमन होगा वही होगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉमन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी मतलब नंबर ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी इक्वल टू कितना होगा, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, यानी कि तीनों में सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है कि तीनों में कॉमन हो रहा है, तो लिख लिए 3। अब यहाँ पे लिखिए नाउ, ये आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, तो लिखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, ठीक है, इक्वल टू इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी होगा ना, और डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। देखिए ना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, अच्छा यहाँ पे बाय है ना, यहाँ पे भी बाय कीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, तो फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इसको बोले थे, इंटरसेक्शन बी इसको बोले थे, फिर डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करती है यहाँ पे।
अब देखिए स्टूडेंट्स, अच्छा नंबर ऑफ इतना ये है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, यानी कि 3/6, क्योंकि फेयर जो डाई है उस डाई में नंबर कितना है, टोटल 6 ही होता है ना, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इसका 3/6 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। देखिए जी कितना 1 2 3 4, यानी कि 4/6, ये और ये कैंसिल होकर के स्टूडेंट 3/4, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए आगे और भी हम लोग इसी प्रकार क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट यानी कि सेक्शन नंबर बी में हम लोग आ गए और इसमें हम लोग को इंटीग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, 5 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आपको इसमें टोटल 7 दिया हुआ रहता है और जिसमें आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करना और सभी क्वेश्चन 3 मार्क्स करके है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो सेक्शन बी का ना, क्वेश्चन नंबर 8, वो हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या लिखा है कि इंटीग्रेशन dx बाय 1 माइनस 10x, ये चीज लिखा है। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे इंटीग्रेट कर पाएंगे, ये चीज ध्यान में रखिए। हम बोले थे स्टूडेंट जब भी कभी आपको 10x दिखे तो हम लोग इसको sin x बाय cos x का फॉर्म में तोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसको तोड़ते हैं sin x बाय cos x का फॉर्म में, और एलसीएम वगैरह जैसे ही आप ले लेते हैं तो क्या होगा वो देखिए 1 माइनस sin x बाय cos x कर दिए। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे cos x हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा cos x माइनस sin x और dx होगा। और हम बोले थे कि जो चीज आपका नीचे हो सेम वही चीज आपको ऊपर भी बनाना है। ठीक है, सेम इसी चीज को ऊपर बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, 1/2 करना होगा। फिर स्टूडेंट यहाँ पे cos x है ना, लिखिए cos x, फिर आप यहाँ पे लिखिए माइनस का sin x, फिर कर दीजिए यहाँ पे प्लस का cos x और प्लस का sin x। अब आप बोलिए सर ऐसा आप कैसे कर लिए, तो चलिए आपको हम समझाते हैं ऐसा क्यों किए। हम आपको बोले थे स्टूडेंट कि जो भी चीज नीचे हो सेम उसी चीज को ऊपर बनाना है। नीचे आपके पास है स्टूडेंट cos x माइनस sin x, तो cos x माइनस sin x यहां भी बनाना होगा, माइनस sin x प्लस sin x कट जाएगा, cos x प्लस cos x तो 2 cos x होगा, 2 से 2 कटेगा, सिर्फ cos x बच जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलिए हम लोग दोनों को अलग अलग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे आप दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं तो i इक्वल टू 1/2 cos x माइनस sin x बाय cos x माइनस sin x होगा और dx, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 1/2 cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x, तो ये चीज हम लोग कर लिए और यहाँ पे dx होगा। इसको i1 कर लेते हैं और इसको हम लोग i2 लेट कर लेते हैं, क्योंकि हम बोले थे कि जब इंटीग्रेशन में दो चीज आपको प्लस या माइनस के साथ दिखे तो एक को i1 कर लेंगे और दूसरा को i2 कर लेंगे। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप i1 को यदि सॉल्व करते थे कि ये तो कट जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx मिलकर के आपके पास क्या हो जाएगा i1 इक्वल टू x और प्लस का c1, और i2 देखिए यहाँ पे क्या लिखा, लिखिए चूंकि i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x प्लस sin x बाय cos x माइनस sin x और dx। आप देखिए इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे मिल रहा है और हम बोले थे जब भी कभी आप इंटीग्रेशन बनाते हैं और इंटीग्रेशन बनाते वक्त स्टूडेंट यदि किसी भी चीज का आपको डिफरेंशिएशन मिले तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलेगा उसी को हम लोग टी लेट कर लेंगे। तो चलिए इस फंक्शन का यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन मिल रहा है, लिखिए यहाँ पे लेट टी इक्वल टू cos x माइनस का sin x। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dt बाय dx इक्वल टू क्या होगा, माइनस कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास sin x प्लस का cos x हो जाएगा। अब देखिए आप जैसे यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन पे आते हैं i2 पे, लिखिए यहाँ पे i2 इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो आपका cos x प्लस sin x है ना, लिखिए cos x प्लस का sin x बाय यहाँ पे क्या है cos x माइनस sin x, आप इसको t माने थे लिख दीजिए t, और dx के जगह पे आप dx का वैल्यू लिखिए स्टूडेंट, तो dx का वैल्यू क्या है, ये है माइनस, यहाँ से आप dx का वैल्यू निकालिए। अच्छा एक काम करते हैं ना, इतना पार्ट को हम अभी इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है तो बन भी नहीं रहा, पहले इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग यहाँ पे dx के जगह पे dx का यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, dx का वैल्यू देखिए क्या होगा, तो dx का वैल्यू माइनस हो जाएगा स्टूडेंट और dt बाय cos x प्लस sin x होगा, cos x प्लस sin x। अब देखिए ये cos x प्लस sin x और ये दोनों कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, लिखिए इसको i2 इक्वल टू बचा माइनस dt बाय t, और आप इसका जैसे इंटीग्रेशन करते तो क्या हो जाएगा माइनस log mod t और प्लस का c2। अब t के जगह पे स्टूडेंट्स आप t का वैल्यू लीजिए, t का वैल्यू क्या cos x माइनस sin x है ना, तो लिखिए यहाँ पे i2 इक्वल टू माइनस का log mod cos x माइनस sin x प्लस का c2। अब लिखिए नाउ i इक्वल टू आपके पास क्या 1/2 i1, देखिए
1/2 I1 प्लस I2 है ना, तो लिखिए 1/2 I1 प्लस I2 और प्लस का C कर दीजिए, क्योंकि C1 प्लस C2 मिलकर C होगा। अब I1 के जगह पे I1 का वैल्यू रखिए और I2 के जगह पे I2 का वैल्यू रखिए और प्लस C। ये होगा स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर। अब बताइए स्टूडेंट्स कि आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है नहीं ना, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो क्वेश्चन नंबर 9 लिखा वो क्या लिख दिया कि इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे स्टूडेंट, ठीक है। लिखिए, अच्छा एक बार लिख दें यहाँ पे, लिखिए चूंकि cos 2 थीटा इक्वल टू, आप एक फॉर्मूला पढ़े थे स्टूडेंट, क्या होता है, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होता है ना। तो चलिए इसी फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, आई इक्वल टू cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर यहाँ पे माइनस है, लिखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये चीज कर दिए स्टूडेंट। फिर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है, cos x माइनस का cos अल्फा है और यहाँ पे dx लिखा ना, इस चीज को लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास बचा 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 cos स्क्वायर अल्फा, और फिर यहाँ पे आपके पास माइनस 1 है और यहाँ माइनस और माइनस मिलकर के प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा होगा, ये चीज लिखे। एकदम 2 लाइन का इसका सॉल्यूशन है स्टूडेंट। ये और ये कटा, यहां से आपका 2 देखिए कॉमन हो रहा है, तो 2 को आप बाहर कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे ही 2 को बाहर करते हैं, यहाँ पे cos x माइनस cos अल्फा, यानी कि cos x माइनस अल्फा a माइनस बी इंटू a प्लस बी कर रहे हैं, और cos x प्लस अल्फा हो जाएगा, cos x प्लस cos अल्फा। और फिर आपके पास देखिए यहाँ पे नीचे क्या है, तो cos x माइनस का cos अल्फा, इसको लिखे, और यहाँ पे dx है ना, ये कर दी, ये और ये आपका कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पे क्या बचा है, इंटीग्रेशन cos x प्लस cos अल्फा, तो लिखिए i इक्वल टू 2 cos x प्लस का cos अल्फा, और यहाँ पे dx ना, इसको लिख दिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये cos x तो आपका cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x होता है, लेकिन cos अल्फा आपका क्या कांस्टेंट है, तो बाहर हो जाएगा स्टूडेंट। यानी कि आपके पास देखिए यहाँ पे फाइनल जो i इक्वल टू बचा वो क्या बचा, 2 sin x प्लस का x cos अल्फा और प्लस का c, ये हो गया इसका फाइनल आंसर, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे इसी प्रकार हम लोग और भी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स वही आपका इंटीग्रेशन दे दिया है 0 से a और रूट x डिवाइडेड बाय रूट x प्लस रूट a माइनस x, और यहाँ पे dx कर दिया, ठीक है। और बोला स्टूडेंट्स आप इसको हमको सॉल्व करके बताइए क्या होगा। तो चलिए, जो भी चीज दिया हो स्टूडेंट इंटीग्रेशन में इस टाइप का, अच्छा हम ये कब जानेंगे कि हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, जब स्टूडेंट्स आपको 0 से a दिखे, लिमिट जब आपको 0 से a दिखे, तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट आपको मन करे तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि चूंकि i इक्वल टू 0 से a fx dx होता है, तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 0 से a f a माइनस x और dx लिखते हैं ना, ये चीज कर लिए, ठीक है। चलिए अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यूज कीजिएगा तो देखिए i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से a रूट a माइनस x बाय, यहाँ पे भी हो जाएगा स्टूडेंट a माइनस x, फिर प्लस का रूट अंडर a माइनस x करेंगे, और यहाँ पे dx होगा, ये और ये कटेगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस में बचेगा ना, यानी कि 0 से a रूट a माइनस x बाय रूट अंडर a माइनस x और प्लस का रूट x और dx होगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लिए। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर लेंगे, ठीक है। लिखिए एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को जोड़ने पर देखिए हम लोग को क्या मिलता है, तो यहाँ पे i और यहाँ पे भी i, तो मिलकर के कितना हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से a, इसको और इसको आप जैसे ऐड करते हैं तो रूट x प्लस का रूट a माइनस x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, तो रूट x प्लस का रूट a माइनस x और dx। ये जैसे आपका दोनों कटा स्टूडेंट, तो इंटीग्रेशन सिर्फ dx होगा, यानी कि 2i इक्वल टू 0 से a इंटीग्रेशन dx, और इंटीग्रेशन ऑफ dx स्टूडेंट ये क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे लिखिए 2i इक्वल टू x, 0 से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करे तो 2i इक्वल टू
a माइनस 0। तो फाइनली स्टूडेंट्स यहां से आपके पास i इक्वल टू क्या हो गया a/2, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 जो आपको एक इंटीग्रेशन दे दिया, अब आप इसका इंटीग्रेट करके बताइए इस फंक्शन का। काफी इजी स्टूडेंट्स, बस दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो देखिए i इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन स्क्वायर x/2 dx, फिर इसका अलग इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो 0 से पाई कॉस स्क्वायर x/2 और dx हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर x/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस x/2 लिख सकते हैं कि नहीं। तो चलिए 1 माइनस कॉस x/2 बोले, ठीक है, कॉस x/2 नहीं, 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाई 2 है स्टूडेंट। ठीक है, तो चलिए इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे 0 से पाई 1 माइनस कॉस x/2, 2 साइन स्क्वायर x/2, 2 से 2 कैंसिल, तो यही बचेगा। फिर dx होगा माइनस 0 से पाई 1 प्लस कॉस x/2 और dx होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब इंटीग्रेशन कीजिए। आप इसका जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो 1/2 इंटीग्रेशन dx हो जाएगा, तो x होगा यहाँ पे 0 से पाई, फिर माइनस कॉस x का क्या होता है स्टूडेंट, साइन x होता है ना, तो लिखिए यहाँ पे साइन x और 0 से लेकर के पाई, फिर माइनस है यहाँ पे तो 1/2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x और 0 से पाई, फिर प्लस है स्टूडेंट, तो लिखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस और ये प्लस, तो मिलकर के यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस ही होगा और 0 से पाई और साइन x हो जाएगा। ठीक है, 0 से पाई और साइन x होगा, तो इस चीज को हम लोग लिख लिए। अब चलिए सब में हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते जाएंगे और बस हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स आपके पास यहाँ पे क्या होगा, i इक्वल टू, आप जैसे यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स x की जगह अपर लिमिट, तो पाई माइनस 0, तो पाई/2 हो जाएगा माइनस, अच्छा साइन पाई का भी वैल्यू 0 और साइन 0 का वैल्यू 0, ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया, और यहाँ पे भी आपके पास क्या आ गया पाई/2 और ये भी आपका 0, दोनों का टाइम, तो फाइनली आपके पास i इक्वल टू क्या हो गया 0, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो इतना इजी इसका सॉल्यूशन था स्टूडेंट। देखिए 1 2 3 चौथा स्टेप में तो आंसर ही आ गया जो जोड़ घटा हुआ। इतना इजी और इतना सिंपल क्वेश्चन पूछा है स्टूडेंट्स 3 मार्क्स के लिए, तो समझ सकते हैं अब मैथ में 100 में 100 नहीं होगा तो फिर कब होगा, आराम से होगा 100 में 100। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे जो मतलब पीछे जो बेंच में बैठते हैं कि सर 100 में 100 कैसे होगा, 80 में 80 होगा ना, क्योंकि इस बार तो 80 मार्क्स का पूछने वाला है। बाबू 20 नंबर स्कूल से धमका के ले लीजिएगा टीचर से, हो क्या 100 में 100। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे और भी आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, इसी में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बोला कि इफ द वर्टिसेस ABC ऑफ ए ट्राइंगल ABC आर 1 2 3 -1 0 0 और C आपको दे दिया 0 1 2 और आपको बोला कि अब हमको एंगल ABC फाइंड कीजिए। स्टूडेंट्स हम आपको बोले थे कि यदि आपको एंगल ABC बोला, इसका मतलब स्टूडेंट ये B एंगल हमको फाइंड करना, जो बीच में होता है वही एंगल फाइंड करना होता है। तो चलिए कोई दिक्कत हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये वर्टिसेस है किसी ट्राइंगल का, तो हम लोग एक ट्राइंगल बना लिए और सबका यहाँ पे हम लोग वर्टिसेस लिख देते हैं, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए A आपको क्या दे दिया 1 2 3 दे दिया, 1 2 3। जो B है स्टूडेंट वो आपको क्या दे दिया -1 0 0 -1 0 0, और जो C है स्टूडेंट वो आपको क्या दे दिया है, तो C हम लोग को दे दिया 0 1 2 0 1 और 2। ठीक है, हमको ये AB वेक्टर और BC वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करने हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए AB वेक्टर और BC वेक्टर के बीच में फाइंड कर लेंगे। तो उससे पहले हम लोग AB वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। AB वेक्टर का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, तो -1 मिलकर के -2, 0 -2 करेंगे तो वही होगा माइनस का 2 J कैप, इसमें इसको माइनस करेंगे स्टूडेंट तो माइनस का 3 K कैप होगा। ये हो गया हम लोग का क्या AB वेक्टर। अब BC वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए BC वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो इसमें इसको आप जैसे ही माइनस करते तो सिर्फ I कैप, इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो J कैप, और इसमें इसको माइनस कीजिएगा तो 2K कैप होगा। ये हो गया स्टूडेंट्स AB वेक्टर, ये हो गया आपके पास BC वेक्टर। अब दोनों के बीच में हमको एंगल चाहिए, तो लिखिए स्टूडेंट नाउ cos थीटा इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट फॉर्मूला, तो AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर बाय मॉड ऑफ AB वेक्टर मॉड ऑफ BC वेक्टर। तो लिखिए cos थीटा इक्वल टू AB वेक्टर डॉट BC वेक्टर बाय मॉड ऑफ AB वेक्टर, देखिए मॉड ऑफ AB वेक्टर बाय मॉड ऑफ BC वेक्टर। हमको cos थीटा का नहीं बल्कि थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला, तो इस थीटा को यदि मतलब थीटा बराबर क्या आ जाएगा cos इनवर्स इतना ना, तो लिखिए यहाँ पे थीटा इक्वल टू cos इनवर्स।
अब ए बी वेक्टर डॉट बी सी वेक्टर जैसे ही करेंगे स्टूडेंट, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 2 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करके माइनस का 6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, फिर यहाँ पे क्या इसका रूट करेंगे, ए बी वेक्टर का मॉड यानी कि इसका रूट हो जाएगा, तो 4 + 4 मिलकर के 8 + 9 करेंगे तो रूट 17 होगा ना, तो यहाँ पे लिखिए हम लोग रूट 17, ठीक है। और फिर स्टूडेंट यहाँ पे भी बीसी वेक्टर का मॉड करेंगे यानी कि इसका मॉड तो क्या हो जाएगा, रूट 1 + 1 2 और प्लस का 4 तो 6 हो जाएगा यानी कि रूट 6 हो गया। तो देखिए फाइनली आपके पास थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कॉस इनवर्स, आप सबको ऐड कीजिए स्टूडेंट तो माइनस का 10/√102 होगा, ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लाइंस का इक्वेशन दे दिया कार्टेशियन फॉर्म में और बोला कि अब दोनों के बीच में हमको एंगल बताइए क्या होगा, ठीक है। और एंगल का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यानी कि थीटा बराबर कॉस इनवर्स a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर + b1 स्क्वायर + c1 स्क्वायर फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर + b2 स्क्वायर + c2 स्क्वायर, यही तो होता है। तो काफी जी स्टूडेंट देखिए इसमें a1 ये हो गया, b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया और c2 हो गया, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखिए हियर a1 इक्वल टू, a1 क्या स्टूडेंट तो 2 है, b1 क्या स्टूडेंट तो b1 हम लोग के पास -1 5 है, और जो c1 है स्टूडेंट वो c1 हम लोग के पास क्या है, तो c1 हम लोग के पास 3 है कि नहीं 3। अब बोले सर ऐसा कैसे हो गया, तो देखिए स्टूडेंट, अच्छा 3 नहीं, यहाँ पे क्या -3 है, c1 हम लोग के पास क्या है तो -3 है, z - z1 और a2 हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखिए एंड a2 इक्वल टू, a2 हम लोग के पास क्या -1 है, b2 क्या है स्टूडेंट तो b2 हम लोग के पास 8 है, एंड c2 देखिए c2 हम लोग के पास क्या है स्टूडेंट तो c2 हम लोग को दे दिया है 4, ये चीज लिख लिए। अब यहाँ पे लिखिए नाउ थीटा इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, कॉस इनवर्स a1 a2, आप जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 2 होगा, प्लस b1 b2 जैसे ही दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट तो प्लस का 40 होगा, प्लस का c1 c2 ये दोनों का आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो तो माइनस का 12 होगा, डिवाइडेड बाय रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और फिर प्लस c1 स्क्वायर होता है तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, फिर रूट अंडर a2 स्क्वायर यानी कि 1 + 64 और प्लस का 16 होगा, ठीक है। अब देखिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 40 और यहाँ पे माइनस का 14 मिल करके कितना हो जाएगा 26 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपके पास हो गया स्टूडेंट रूट के अंडर 38 और यहाँ पे कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि स्टूडेंट्स फाइनली जो आपके पास थीटा इक्वल टू हुआ वो क्या हुआ, कॉस इनवर्स 26/9 √38, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो चलिए स्टूडेंट्स आज हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे इसका क्वेश्चन नंबर 14 और सेक्शन सी यानी कि पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस वीडियो का वो अपने सभी भाई बहन के पास शेयर कर दीजिए जो इस बार क्लास 12 के एग्जाम, फिर हम लोग इसी प्रकार नेक्स्ट डे धमाकेदार अंदाज में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।